नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेक्टर्स के फर्स्ट लेक्चर में। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी बच्चे को वेक्टर में दिक्कत होती है तो वो 2 साल तक फिजिक्स में तड़पता रहता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बेसिकली देखा जाए तो वेक्टर एक्चुअली में मैथ्स का टॉपिक है। जो बच्चे मैथ्स लेते हैं उनको 12th क्लास में पूरा का पूरा वेक्टर पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको फिजिक्स में भी वेक्टर पढ़ना होता है क्योंकि फिजिक्स में भी कई जगह यूज होता है ये। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमको फिजिक्स में जब वेक्टर हम पढ़ते हैं तो हमको पूरा का पूरा वेक्टर नहीं पढ़ना पड़ता। मेरे कहने का मतलब, जो मैथ्स वाले बच्चे क्लास 12th में वेक्टर पढ़ते होंगे उसका सिर्फ 20 से 25% ही अपने काम का होता है फिजिक्स में। तो वो जो 20 से 25% वाला पार्ट है, जैसे कि सबसे पहले हम वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर का मतलब क्या होता है, देन उसके बाद बारी आएगी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देन उसके बाद हम ये समझेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, देन उसके बाद हम वेक्टर के टुकड़े करना, कंपोनेंट्स करना सीखेंगे। देन उसके बाद बारी आएगी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। वेक्टर को 2 तरीकों से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और बस इतना ही अपने फिजिक्स में काम का है, इतना ही हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे वेक्टर्स, और बात करते हैं कि किस क्वांटिटी को वेक्टर बोला जाता है। तो बचपन की बात करें अगर, कब की बात, बचपन की 9th क्लास की, है ना। फर्स्ट टाइम जब आपने वेक्टर के बारे में सुना होगा तो वो पक्का क्लास 9th रही होगी। तो एकदम बचपन की बात करें तो वहां पर आप लोगों को ये बताया जाता है कि वेक्टर का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता हो और डायरेक्शन भी होता हो। वेक्टर का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता हो और डायरेक्शन भी होता हो। लेकिन ये सिर्फ बचपन वाली डेफिनेशन है। अगर अपन क्लास 11th की बात करें, या फिर आप लोग मान लो 13th के लिए अगर हम ये चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर, तो 13th की अगर बात करें तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती है। इसमें 2 पॉइंट्स और आके जुड़ेंगे। वो 2 पॉइंट्स क्या होते हैं देखते हैं अपन। तो वेक्टर होने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसे हम किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर नहीं बोल सकते, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर नहीं बोल सकते। 2 रिक्वायरमेंट और होती हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, पहली रिक्वायरमेंट तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सभी बच्चे जानते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है डायरेक्शन होना चाहिए। अब 2 रिक्वायरमेंट और होती हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है कि एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करने का ये मतलब है कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप वेक्टर a प्लस बी करो और अगर आप वेक्टर b प्लस ए करो तो दोनों सेम आना चाहिए। तो ये होता है अ वेक्टर शुड फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब कई बच्चों को ये लग सकता है सर ये क्या नई बात बताई आपने, ये तो होता है। ये बच्चे ऐसा भी सोच सकता है कोई कि 1 प्लस 3 करूंगा तो भी 4 मिलेगा और 3 प्लस 1 करूंगा तो भी 4 मिलेगा। तो ऐसा आप मत सोचो। नॉर्मल अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो जो आप डे टू डे लाइफ में 2 और 2 4 कर देते हो, वेक्टर में जरूरी नहीं है कि 2 और 2 4 होता हो। वेक्टर में जरूरी नहीं है कि 1 और 3 4 होता हो, कुछ और भी हो सकता है। तो वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंट होती है। इसको रियल लाइफ वाली अलजेब्रा से कंपेयर मत करना। सब्जी भाजी की तरह मत जोड़ देना 1 किलो प्लस 3 किलो इक्वल टू 4 किलो, ऐसे मत कर देना। वेक्टर में वेक्टर की अलजेब्रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इस वजह से ये पॉइंट अलग से लिखवाया जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर एक और रिक्वायरमेंट होती है, वन मोर, देयर इज अ लास्ट रिक्वायरमेंट, एंड वो लास्ट रिक्वायरमेंट ये होती है should follow parallelogram law of vectors।
अब देखो 4 पॉइंट मैंने लिख तो दिए, अब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है फर्स्ट टाइम वेक्टर पढ़ रहे हो, तो जरा उनके हिसाब से सोचते हैं। तो जो बच्चे एकदम फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार अगर कोई वेक्टर पढ़ रहा है तो मान के चलते हैं कि उसको मैग्नीट्यूड तो क्लियर होता होगा, डायरेक्शन भी क्लियर होता होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं लिखा हुआ है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ऐसा कोई वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो इसमें ये जो 5 मीटर पर सेकेंड वाला पार्ट है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एंड ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको डायरेक्शन बता रहा है। तो यहां पर जो 2 पॉइंट्स हैं, पहला मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए। ये तो मैं मान के चलता हूं अभी सभी बच्चों को क्लियर होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कम्यूटेटिव लॉ का ये मतलब होता है कि a प्लस बी और b प्लस ए सेम होना चाहिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है, शुड फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे जाकर एडिशन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। शुड फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो बच्चे एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, वो इसकी टेंशन मत लो, आगे आने वाले 40 से 50 मिनट्स में ये भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये एक लॉ होता है जो कि वेक्टर्स को ऐड करने में यूज किया जाता है। थोड़ी देर में आप इस चीज को समझ जाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि अभी आपने वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, देन उसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ोगे, देन उसके बाद आप एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ोगे। देन एडिशन में फर्स्ट लॉ आपको पढ़ाया जाएगा ट्राइंगल लॉ, देन सेकंड आएगा पॉलीगॉन लॉ और देन थर्ड आएगा पैरेललोग्राम लॉ। तो ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, तो इसकी आप टेंशन मत लेना। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की हेल्प से, कि वेक्टर को कैसे क्या कॉपी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर भी बड़ा ही सिंपल फंडा है कि किसी भी वेक्टर को अगर किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरो की लेंथ क्या होगी और एरो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, वो आप एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से देख लो। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर नॉर्थ। अब मान लेते हैं इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो डायग्राम बना के। तो सिंपल सा फंडा है, आप एक ना 5 सेंटीमीटर की लेंथ का एक एरो बनाओ जो कि नॉर्थ में पॉइंट करता हो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो फिर भी मैंने काफी बड़ा बना दिया, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बना दिया, लेकिन वो इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर मैं इतना छोटा सा एरो बना दूंगा तो क्या पता मोबाइल स्क्रीन में दिखे ही ना, इस वजह से मैंने थोड़ा सा बड़ा एरो बनाया है। लेकिन अगर एकदम एक्यूरेट बात करें तो 5 सेंटीमीटर का एक एरो बनेगा जो कि नॉर्थ में पॉइंट करता हो। तो इस एरो की लेंथ क्या हो जानी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट किधर करना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब ये जो एग्जाम्पल हमने देखा है, इस एग्जाम्पल से हमको 2 बात समझ में आ गई है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि वेक्टर को अगर डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है तो एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस एरो का डायरेक्शन वही होता है जो कि इस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। देख सकते हो इस वेक्टर का डायरेक्शन भी नॉर्थ था और इस एरो का डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्थ है। तो इस एरो और वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, पहली बात। दूसरी बात यहां लिखते जाते हैं साथ ही साथ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली बात, जो डायरेक्शन वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन एरो का होगा। दूसरी बात, जो एरो की लेंथ होती होगी, देखो एरो की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब हुआ कि इस एरो की जो लेंथ होती है
इस एरो की जो लेंथ होती है वो इनडायरेक्टली मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करती है, वो इनडायरेक्टली मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर टोटल 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात, एरो का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात, एरो की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और तीसरी बात, वेक्टर को ऐसा लिखा जाता है, ये जैसे अगर मुझे वेक्टर ए लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, अगर मुझे लिखना होता वेक्टर बी तो ऐसा लिखता, वेक्टर सी ऐसा। मतलब इसको सी एरो, बी एरो, ए एरो मत पढ़ना, इसको वेक्टर ए बोलते हैं, इसको वेक्टर बी बोलते हैं, इसको वेक्टर सी बोलते हैं। तो इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एक और छोटी सी बात थी जो कि मैं यहां बताना भूल गया था, और वो बात ये है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ए। अगर ऐसा लिखा होता है तो इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ए। और अगर सिंपली ए लिखा है, मान लो सिंपल सा ऐसा ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर एरो नहीं लगा, तो इसको हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और कभी कभी किसी किसी किताब में मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ऐसे भी लिखा जाता है। तो मैग्नीट्यूड लिखने के 2 तरीके होते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखने के 2 तरीके होते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, ए के ऊपर एरो है तो आप वेक्टर ए पढ़ोगे, एरो नहीं लगा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ोगे। और अगर ऐसा लिखा हुआ है मॉड ए, ये मॉड का साइन होता है, मॉड ए लिखा हुआ है तो भी आप क्या पढ़ोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ोगे। फिर से इतना नोट करिए, वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मतलब कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से, या फिर किसी कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है। तो देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है। एग्जाम्पल नंबर 1, सिर्फ डायग्राम की बात करेंगे यहां पर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल वैल्यू, सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी से सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि अगर वेक्टर ए ऐसा था, अगर वेक्टर ए ऐसा था, किधर पॉइंट कर रहा है, ये ईस्ट में पॉइंट कर रहा है। तो अगर वेक्टर ए ऐसा था तो जो वेक्टर 3a होता होगा वो भी ऐसा ही होता होगा, बस जो इसका मैग्नीट्यूड होता होगा वो 3 टाइम्स हो जाता होगा। मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स का मतलब जो लेंथ होती होगी वो 3 टाइम्स हो जाती होगी, ऐसा कुछ। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ड्राइंग की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस ड्राइंग से हमको ये समझ में आता है कि अगर ओरिजिनल वेक्टर ये था और आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा। इसका यही मतलब हुआ कि जो भी चीज आप मल्टीप्लाई करते हो, जो भी चीज आप यहां पर मल्टीप्लाई करते हो वो बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड को उतना टाइम्स कर दे रही है। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया। तो ये था सिंपल सा पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर बी था, वेक्टर बी ऐसा बना हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर b बाई 2 की, ये हमको ड्रॉ करना है, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी। तो ये भी बड़ा ही सिंपल है। अगर ओरिजिनल वेक्टर इतना था तो वेक्टर b बाई 2 का ये मतलब हुआ कि इसके मैग्नीट्यूड को हाफ कर देना है। तो मैग्नीट्यूड हाफ, लेंथ हाफ हो गई, देख लो, और ये ड्रॉ हो गया। तो ये एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, कहां देखें, ये हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं अपन। एक और देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 को समझने का बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, और वो सिंपल सा लॉजिक ये है कि बचपन में आपने पढ़ा होगा कि इधर पॉजिटिव x होता है और इधर नेगेटिव x होता है,
ठीक वैसे ही इधर पॉजिटिव y होता है और यहाँ पर नेगेटिव y होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ बड़ा ही सिंपल सा फंडा मैं यूज करने वाला हूँ। वो फंडा ये है कि अगर किसी वेक्टर को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो उसमें नेगेटिव साइन लग जाता है। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पॉजिटिव x था, यहाँ पर नेगेटिव x है। तो अगर किसी वेक्टर को ऐसे 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो नेगेटिव साइन लग जाता है। इसको इनडायरेक्टली अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वेक्टर अपने आप ऑपोजिट हो जाएगा। सो बेसिकली दिस नेगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। मतलब ओरिजिनल वेक्टर अगर यहां होता तो उस पर नेगेटिव लगाने से वो ऐसा हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। हम कहने जा रहे हैं कि अगर वेक्टर c ऐसा था तो माइनस वेक्टर c ऐसा हो जाता हो। ये लॉजिक यूज किया मैंने। तो नेगेटिव बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर का डायरेक्शन आप ऑपोजिट कर देना चाहते हो। अगर ये ओरिजिनल वेक्टर था तो इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। तो ये था एग्जांपल नंबर 3। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल नंबर 4 देखिए। मान लेते हैं कि यहां पर था वेक्टर d और आप ड्रॉ करना चाहते हो -2d। अब कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप 2 स्टेप में सोच लो। पहले ऐसा सोच लो, फिर ऐसा सोच लो। मतलब पहले आप विदाउट साइन सोच लो, फिर आप विथ साइन सोच लो। तो आप सिंपली सोचो, अगर ये माइनस यहां पे नहीं होता तो क्या होता। आप सोचो अगर ये माइनस यहां पे नहीं होता तो क्या होता। अगर ये माइनस नहीं होता तो लेंथ डबल हो जाती। 2 लगा हुआ है ना, मतलब मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाता। मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स का मतलब एरो की लेंथ डबल हो जाती। तो ये आपने विदाउट माइनस सोच लिया, तो इस 2 ने क्या किया, मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया। अब माइनस के बारे में सोच लो। माइनस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। तो ये देखिए डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया और ये ऐसे ड्रॉ हो गया। तो वीडियो पॉज करें, फिर इसको नोट करें हेडिंग के साथ। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 2 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, अगर 2 वेक्टर का डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, ये एंगल कई बार आएगा आपके सामने। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। मैं एंगल के कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं यहाँ सिर्फ ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो वेक्टर ए की ड्राइंग आपको दी हुई है, वेक्टर बी की ड्राइंग आपको दी हुई है। मान लो दोनों वेक्टर्स का डायग्राम आपको दिया हुआ है और उस डायग्राम की हेल्प से आप कैलकुलेट करना चाहते हो, आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा। तो उसके लिए आपको दोनों वेक्टर्स या तो टेल टू टेल कनेक्ट करने हैं या तो हेड टू हेड कनेक्ट करना है। तो बात बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सिंपल सी बात है। लास्ट में जो मैंने कहा वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि या तो आप टेल टू टेल कनेक्ट करोगे या फिर आप हेड टू हेड कनेक्ट करोगे। मैक्सिमम टाइम टेल टू टेल कनेक्ट करना ज्यादा इजी होता है, इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए टेल टू टेल कनेक्ट कर दो। बस एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए जरा, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस था, उसके बाद ये बना दिया मैंने वेक्टर ए। ऐसा कुछ, और यहां कहीं पर बना दिया मैंने वेक्टर बी। ऐसा कुछ। तो देखिए वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर है एंड वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री नीचे है। अब अगर आप एंगल की बात कर रहे हो, अब अगर आप एंगल निकालना चाहते हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन को शॉर्ट में ऐसा लिखता हूं मैं, समझ जाना आगे से। एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपको डायग्राम बनाना है कुछ ऐसे कि दोनों वेक्टर्स का टेल ज्वाइन हो जाए। अब कुछ लोग हो सकता है कि जिंदगी में पहली बार वेक्टर पढ़ रहे हो, तो उनको बता दें कि वेक्टर की शुरुआत जहां से होती है उसको टेल बोला जाता है, और वेक्टर का एरो जहां होता है, वेक्टर का एरो जहां पर होता है उसको हेड बोला जाता है। तो ये टेल हेड हो गया। वैसे ही इसका ये टेल होता और ये हेड होता। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें इसका टेल इसके टेल से कनेक्ट होता हो। तो वो भी बड़ा सिंपल है। उसमें लॉजिक ये दिया जाता है कि किसी भी वेक्टर को उसकी लेंथ के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब वेक्टर ए को यहां भी बना सकते हो, आप यहां भी बना सकते हो, ऐसा चाहो तो यहां बना दो, ऐसा चाहे तो यहां बना दो, ऐसा कहीं भी बना दो आप, बस कंडीशन ये है कि पैरेलल होना चाहिए। मतलब वेक्टर ए ऐसा है, ये क्या हो गया, एक मिनट, अगर वेक्टर ए ऐसा था तो आप अगर किसी दूसरी जगह अगर आप वेक्टर ए बनाओगे तो वहां पर भी ऐसा ही बनाओगे, पैरेलल बनना चाहिए इसके। तो बढ़ते हैं ड्राइंग की तरफ। सिंपल सा है, हमको ए और बी बनाने हैं टेल और टेल कनेक्ट करके। तो देखो ये मैंने बना दिया वेक्टर ए जो कि ऊपर की तरफ कितना बना रहा था 30 डिग्री, और ये बना दिया मैंने वेक्टर बी ऐसा पैरेलल। और ये कितना बना रहा था, ये बना रहा था नीचे की तरफ 45 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 30 + 45 मतलब कि 75 डिग्री। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। बस यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी। पहली बात ये कि टेल टू टेल कनेक्ट होना चाहिए, और दूसरी बात ये जब आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो तो वेक्टर्स की आपको पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। मतलब इसका ए और ओरिजिनल क्वेश्चन का ए मस्ट बी पैरेलल, एंड सॉल्यूशन का बी एंड ओरिजिनल क्वेश्चन का बी मस्ट बी पैरेलल, ऐसा। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपको दिए हों तो उनको ऐड कैसे किया जाता है, कि दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है। अगेन यहाँ पर मैं दो स्टेप्स में बात करूँगा। पहले मैं आपको ट्राइंगल लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वेक्टर एडिशन के लिए ट्राइंगल लॉ कैसे यूज़ करते हैं। ट्राइंगल लॉ के बाद हम आपको पॉलीगॉन लॉ भी एक्सप्लेन कर देंगे, जिसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी एक्सप्लेन कर देंगे। देन उसके बाद हम आएंगे पैरेललोग्राम लॉ में, जिसकी बात मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में की थी। अब बात कुछ ऐसी है कि ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ से कभी भी कैलकुलेशन नहीं किया जाता। ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ से सिर्फ ड्राइंग की जाती है। मतलब आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वेक्टर ए की ड्राइंग अगर गिवन है, वेक्टर बी की ड्राइंग अगर गिवन है, तो वेक्टर ए प्लस बी की क्या ड्राइंग होगी। तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की अगर बात करनी है तो ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, डायग्राम की बात करनी है तो पॉलीगॉन लॉ यूज करते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती होगी, देन हम पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जो भी मैं कह रहा हूं आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है समझते हैं। ट्राइंगल लॉ कहता है, मान लेते हैं दुनिया के किसी कोने में ऐसा पड़ा हुआ था वेक्टर ए, और दुनिया के किसी दूसरे कोने में पड़ा हुआ था ऐसा वेक्टर बी, और आप पता करना चाहते हो वेक्टर ए प्लस बी। तो ट्राइंगल लॉ कहता है, ट्राइंगल लॉ में दो स्टेप्स होते हैं। तो ट्राइंगल लॉ का पहला स्टेप कहता है कि इस डायग्राम को आप फिर से बनाइए, और इस डायग्राम को आप फिर से बनाइए कुछ इस तरीके से कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जाके कनेक्ट होता हो। तो ये इसका स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 1 कहता है कि डायग्राम को आप फिर से बनाइए सो दैट फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है वो सेकंड वेक्टर के टेल से जाके मिल जाए। अब फर्स्ट और सेकंड आप किसी को भी मान सकते हो, आप इसको फर्स्ट उसको सेकंड बोल सकते हो, या फिर उसको फर्स्ट इसको सेकंड बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम सेम रहता है।
तो मैं क्या काम करने जा रहा हूं, मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूं, उसको सेकंड मान रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1, रीड्रॉ यूजिंग हेड टेल कॉम्बिनेशन। तो स्टेप नंबर 1 कहता है इस डायग्राम को फिर से बनाइए, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ना चाहिए। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं, हमने डायग्राम बना दिया। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। देख सकते हो वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका स्टेप नंबर 1 हो गया। देन स्टेप नंबर 2 आता है इसमें। स्टेप नंबर 2 के आगे कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 2 में आपको आंसर मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2 कहता है कि स्टार्टिंग, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं फिर हिंदी में भी बोल दूंगा। स्टेप नंबर 2 कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, गलत हो गई थोड़ी इंग्लिश, फिर से बोलते हैं। ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर and terminating at the head of second vector, and that vector is going to represent vector a plus vector b। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि आप एक ऐसा वेक्टर बनाइए जो कि फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से स्टार्ट करे और सेकंड वाले वेक्टर के हेड पे आके खत्म हो जाए। मतलब कि कैसा वेक्टर, ऐसा। देन ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो होता होगा ये एक्चुअली में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता होगा। तो यही बात मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि ट्राइंगल लॉ से सिर्फ ड्राइंग बनाई जाती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करते। हम सिर्फ ड्राइंग की बात करते हैं कि इसका डायग्राम ऐसा, उसका डायग्राम ऐसा, तो वेक्टर ए प्लस बी का डायग्राम कैसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो यहां पर सिर्फ हम ड्राइंग की बात करते हैं। अब ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया है, कभी कभी इसको शॉर्ट में वेक्टर आर भी बोला जाता है ना। पगला मत जाना कि ये वेक्टर आर क्या आ गया, ये क्या नई चीज आ गई, है ना। तो ऐसे पागल मत होना, सिंपल है। पुराने जमाने के साइंटिस्ट लोग बहुत आलसी थे, तो उन लोगों ने सोचा होगा कि कौन इतना सारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बार बार लिखे, तो इन लोगों ने इसको वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया। वेक्टर आर का मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट की वजह से यहां पर वेक्टर आर यूज कर रहे हैं। रिजल्टेंट को ही शॉर्ट में लिख दिया वेक्टर आर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोलो चाहे वेक्टर आर बोलो, एक ही बात है। एक काम करते हैं, यहां पर ऐसा लिख देते हैं और वेक्टर आर, ये ज्यादा क्लियर होगा। ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, एक ही बात है। तो स्टेप नंबर 2 भी ऐड करते हैं इसमें। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 2 ने कहा, फिर से गलत हो गई इंग्लिश। स्टेप नंबर 2 ने कहा ड्रॉ अ वेक्टर starting from tail of first vector and terminating at the head of second vector, then this vector is going to represent vector A plus vector B और simply vector R। तो अब आपको समझ गए होगे क्या करना है। वीडियो को पॉज मारना है यहीं पे और इतना आपको नोट करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पहले से लिख दिया मैंने, नहीं तो लिखने में टाइम बर्बाद होता है।
तो नेक्स्ट है आपके सामने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ एक जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस इतना सा होता है कि ट्राइंगल लॉ में आप सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स ऐड करते हो, ए और बी को, लेकिन पॉलीगॉन लॉ में आप 3, 4, 5, 6 चाहे जितने वेक्टर्स आप एक बार में ऐड कर सकते हो। दोनों लॉ में स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं, जैसा ट्राइंगल लॉ में था बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो जैसे ट्राइंगल लॉ का स्टेप नंबर 1 था कि रीड्रॉ करना है डायग्राम को, फिर से बनाना है और कुछ इस तरीके से बनाना है कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जाके जुड़ता हो। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी स्टेप नंबर 1 है, अरेंज ऑल वेक्टर्स यूजिंग हेड टेल कॉम्बिनेशन। तो देखिए सारे वेक्टर्स हेड टेल कॉम्बिनेशन से हमने बना दिए। मान लेते हैं कि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी करना चाहते थे, तो देखो हेड टेल से ज्वाइन कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर? स्टेप नंबर 2 कहता है कि इस पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट करते हुए एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि लास्ट वाले वेक्टर के हेड पे जाके खत्म हो जाए। देन दिस वेक्टर, ये जो रेड कलर का वेक्टर है, then this vector is going to represent vector a plus vector b plus vector c plus vector d और simply vector r। शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर r। यहां लिख देता हूं मैं, वेक्टर r बोलो चाहे वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d बोलो, एक ही बात है, दोनों सेम बातें हैं। तो r का मतलब रिजल्टेंट है, वेक्टर r रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a b c d, इसलिए शॉर्ट में उसको क्या लिख रहे हैं? r। अब मैं उतना सारा a b c d यहां लिख देता तो खिचड़ी बन जाती है ना, इसलिए यहां पर मैंने सिर्फ इतना लिखा। तो अब एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जो पैरेललोग्राम लॉ है इसके जस्ट बाद पैरेललोग्राम लॉ आएगा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, देन इसके आगे की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।